नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इसमें हम 100 प्रश्नों पर बात करेंगे जो कि मानव शरीर पर आधारित हैं आपके। तो एग्जाम में अक्सर कर अगर साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड होता है। तो अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो 100% वीडियो ह्यूमन बॉडी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको एग्जाम में जरूर कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो कितनी होती हैं? 206। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें कितनी होती हैं? 8 अस्थियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो अगर बात जोड़े की हो तो कितने होते हैं? 12। लेकिन पसलियों की बात करें कि कुल कितनी पसलियां होती हैं, तो कुल होती है हमारी 24। 12 दाएं होती हैं और 12 बाएं होती हैं। क्लियर है? अगला है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो कहाँ होती है ये? जबड़े में पाई जाती है आपकी शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। ये कहाँ पाई जाती है? आपकी कान में पाई जाती है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। ये कहाँ पाई जाती है? आपकी टांग में पाई जाती है, तो इसको भी आप याद रखना। सबसे छोटी कान में और सबसे बड़ी टांग में। अगला है, 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो ह्यूमरस एक ऐसी हड्डी होती है जो आपके हाथ में पाई जाती है। ये मानव पैर की हड्डी नहीं है। टीबिया, फीवर और फिबुला ये तीनों आपके पैर में पाई जाती हैं, लेकिन ह्यूमरस कहाँ पाई जाती है? आपके हाथ में, आपकी भुजा में। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो जैसा कि मैंने बताया, कहाँ पाई जाती है? आपकी ऊपरी भुजा में। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसको आप करेक्शन कर लेना। संरंध्री। कैसी होती है? संरंध्री होती है। मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डियां होती हैं वो कैसी होती हैं? संरंध्री होती हैं। अगला क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टीबिया हड्डी आपकी कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है, आपकी टांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जांघ में आपकी सबसे लंबी हड्डी पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी जांघ में। अगला क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो दांतों और हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है आपके दांतों और हड्डियों में, जो उनमें मजबूती का काम करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर हो जाती है? तो ऐसा क्या कारण होता है वृद्धावस्था में जिससे मनुष्य की हड्डी कमजोर हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी से। जब कैल्शियम की कमी हो जाती है वृद्धावस्था में तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगला है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा लवण है इन 4 में से जो अस्थि में सबसे ज़्यादा होता है? तो कैल्शियम फास्फेट आपका सबसे ज़्यादा अस्थियों में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एमपी के एग्जाम में भी बहुत बार आया है और रेलवे का तो पेटेंट क्वेश्चन है ये, कि अस्थियों एवं पेशियों का जो जोड़ होता है या जहाँ पर वो आपस में जुड़ती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको क्या कहते हैं? टेंडन कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं मनुष्य के जीवन काल में? 20 दांत ऐसे हैं जो एक बार गिरने के बाद दोबारा मनुष्य के शरीर में विकसित हो जाते हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो अधिकांश भाग जो मनुष्य में पाचन का है वो कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। अगला है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पाचन की क्रिया है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे ही आप खाना स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से करते हैं? मुख से। तो सबसे पहले तो खाना आप मुख से खाते हैं, शुरुआत करते हैं, तो इसकी स्टार्टिंग भी कहाँ से होती है? पाचन की मुख से होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट होती है? तो पाचन नली है जो मानव की वो लगभग कितने फीट होती है आपकी? 22। इसको याद रखना, जो पाचन नली की अगर हम बात करें तो लगभग 22 फीट होती है। अगला है, मनुष्य में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टार्च का जो पाचन है वो मुख में किसके द्वारा होता है? तो मुख में एक आपका एंजाइम पाया जाता है लार में, टॉयलिन। ये क्या करता है? टॉयलिन स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है किसमें? माल्टोज में। ये किसकी उपस्थिति में होता है? टॉयलिन की उपस्थिति में। ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, जो कि लार में पाए जाने वाला आपका एक एंजाइम है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एक तो पाया जाता है आपका टॉयलिन और दूसरा पाया जाता है लाइसोजाइम। तो इन दोनों को आप याद रखेंगे। अगला है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से वो कौन सी चीज़ है जो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है या पाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेती? तो जैसे कि आप जानते हैं कार्निया, ये आँख का एक हिस्सा होता है, आँख का पार्ट है। तो कार्निया पाचन तंत्र में हिस्सा नहीं लेता या पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि? पहला है, ये शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा है, ये तंत्रिका कोशिकाओं को नियंत्रित करते हैं। तीसरा है, ये शरीर के रचनात्मक भाग हैं। और चौथा, ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। तो बताइए इनमें से क्या होगा? ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं, जिससे कि खाना का पाचन होता है। मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं एंजाइम खाना को पचाने में। अगला है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दुग्ध प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है, आपको ये बताना है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। तो इनमें से वो कौन सा एंजाइम है आपका जो दुग्ध प्रोटीन को पचाता है? रेनिन एंजाइम जो निकलता है, ये कहाँ से निकलता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये कहाँ से निकलता है। तो आमाशय में जठर ग्रंथियाँ होती हैं जो आपकी, कहाँ से निकलता है? आमाशय में जठर ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम है ये आपका। जठर ग्रंथि से निकलता है आपका रेनिन। और ये क्या करता है? दूध में जो उसमें पहले जो दूध में पाई जाती चीज़ें हैं उसमें कैसिनोजन, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दूध में? कैसिनोजन प्रोटीन पाया जाता है। वो उसको क्या करता है? कैसीन में बदल देता है। क्लियर है? तो याद रखना, दूध में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? कैसिनोजन, जिसको ये क्या करता है? कैसीन में बदलने का काम करता है। कौन? रेनिन। तो ये रेनिन क्या है? पचाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। सॉरी, कौन सा है? रेनिन आपका दुग्ध प्रोटीन को पचाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतम पोषक तत्व हैं जो रक्त में, वो कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? आपके छोटी आंत से। ज़्यादातर चीज़ों का अवशोषण कहाँ से होता है? आपका छोटी आंत से होता है। अगला है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कौन सा पाया जाता है? टॉयलिन। टॉयलिन पाया जाता है और लाइसोजाइम। ये दो एंजाइम हैं आपके जो लार में पाए जाते हैं, इनको याद रखना। लाइसोजाइम, ये दो एंजाइम आपके लार में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो खाना को पचाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं वो कौन से हैं? आपके एंजाइम होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है। इन सब में से
स्टार्च का पाचन, इसको कौन करता है? टॉयलिन एंजाइम। तो ये स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव के आमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। तो कौन सा अम्ल मानव के आमाशय से उत्पन्न होता है? तो ये होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम HCl बोलते हैं। तो HCl अम्ल आपका मानव शरीर के आमाशय में उत्पन्न होता है, जो कि जठर ग्रंथियों से निकलने वाला एक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो भोजन का रक्त द्वारा जो अवशोषण है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? छोटी आंत में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है? उदर से। मुख से जब थोड़ी सी अंदर खाना जाता है तो वहाँ से प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम उदर। अगला क्वेश्चन है, आमाशय द्वारा स्त्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं क्योंकि आमाशय स्वयं इस पाचक रसों से अप्रभावित रहता है। क्योंकि इन चार में से आपको बताना है कि किस कारण से आमाशय की दीवारें श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखेंगे कि ये क्या होता है? श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित होता है, जो कि जिससे वो क्या होता है कि उसको खुद को अप्रभावित रखता है और पाचन रसों से खुद को बचाता है। अगला है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो कौन सा अंग ऐसा होता है जो विषैले पदार्थों को खींचता है? तो कौन सा खींचता है आपका? यकृत। जो भी विषैले पदार्थ होते हैं उनको कौन खींच लेता है? यकृत। जैसे अगर कोई इंसान जहर खा ले या कोई पॉइजनस चीज़ खा ले तो उसका पता कहाँ से लगाते हैं हम? यकृत के द्वारा। यकृत से हम बता सकते हैं कि इसने कौन सी जहरीली चीज़ खाई है या कौन सी विषैली चीज़ खाई है। अगला है, पेप्सिन है एक। तो पेप्सिन क्या है आपका? पेप्सिन एक एंजाइम होता है। अगला है, पेप्सिन बदल देता है। तो पेप्सिन क्या बदल देता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। याद रखना, पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलने का काम करता है आपका पेप्सिन। और ये वो एंजाइम है आपके जो कहाँ से निकलते हैं? आमाशय में जठर ग्रंथियों से। इनको याद रखेंगे आप, आमाशय से निकलते हैं, ये जठर ग्रंथियाँ होती है जो उसमें, वहाँ से निकलने वाला एंजाइम है आपका पेप्सिन, जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अगला है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ये बदल जाते हैं आपके अमीनो अम्लों में। क्लियर है? तो प्रोटीन है वो पाचन क्रिया में अमीनो अम्लों में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पित्त इनमें से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो ये आपका कहाँ से होता है? यकृत से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा वो अंग है जो ग्लाइकोजन को, कार्बोहाइड्रेट को, मतलब ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? जमा करता है। तो वो कौन सा है? यकृत होता है आपका, जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पित्त का प्रमुख कार्य क्या है या क्या काम होता है पित्त का? तो पित्त का जो प्रमुख काम होता है वो क्या होता है? वसा का पायसीकरण। वसा का पायसीकरण पित्त का प्रमुख काम है। आगे बढ़ते हैं, पित्त जमा होता है। तो जो पित्त निकलता है यकृत के द्वारा हल्के पीले रंग का होता है, तो वो कहाँ जमा होता है आपका? ये होता है आपका पित्ताशय में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? चूंकि ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया है तो क्या है इसका? वसा का पायसीकरण। अगला है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर कर
आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रक्त से संबंधित ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका जो परिसंचरण तंत्र है उसका अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे। याद रखना इनका नाम क्या था पूरा? विलियम हार्वे। इन्होंने इस तंत्र का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध किससे होता है? हृदय से। आपके पेस मेकर का संबंध हृदय से होता है। अगला है, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो ये किससे संबंध होता है पेस मेकर का? दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेस मेकर का काम होता है, या जब दिल की धड़कन कम होने लगती है तो पेस मेकर की सहायता से उसको हम बढ़ाते हैं। अगला है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो इनमें से गति प्रेरक होता है जो आपका, वो किससे संबंधित होता है? जिसको हम पेस मेकर बोलते हैं, ये है आपका हृदय से। तो याद रखना, पेस मेकर का हिंदी में नाम होता है गति प्रेरक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? तो किसकी दीवारों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसकी भित्तियों पर या किसकी दीवारों पर? धमनी, जो हमारी धमनियां होती हैं उनकी दीवारों पर जो प्रेशर डाला जाता है उसको कहते हैं हम रक्तदाब। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। अगला है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब होता है जो उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है? घट जाता है। अगला है, रुधिर दबाव मापक यंत्र है, तो ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र कौन सा है आपका? स्फिग्नोमैनोमीटर। याद रखना, स्फिग्नोमैनोमीटर होता है जो रक्तदाब को मापने का काम करता है। अगला है, लबडब लबडब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये लबडब लबडब आवाज होती है ये किस अंग से होती है? तो ये होती है आपके हृदय से होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए औसतन कितना समय लगता है? मतलब एक बार अगर हृदय धड़कता है तो लगभग कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 0.1 सेकंड, 8 सेकंड लगता है इसको एक बार धड़कने में। अगला है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, तो ये लगभग सभी को पता होगा, 72 बार हृदय धड़कता है स्वस्थ मनुष्य का। अगला है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में कितने होते हैं आपके? 4 कोष्ठक होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाड़ी दर को हम कहाँ से मापते हैं? तो नाड़ी दर मापी जाती है आपकी धमनियों से। याद रखना, कहाँ से मापी जाती है? धमनियों से। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप आपको बताना है कि कितना होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप है 120 mm व 80 mm। तो यहाँ से आपसे 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जो ये 120 mm होता है और 80 mm, ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं? तो ये जो आपका 120 mm होता है ये क्या होता है आपका? सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, प्रंकुचन दाब बोलते हैं इसको, या सिस्टोलिक प्रेशर। याद रखना। और 80 mm होता है जो आपका, इसको क्या बोलते हैं हम? अंकुचन दाब। इसको बोलते हैं अंकुचन दाब, या इंग्लिश में बोलेंगे आप डायस्टोलिक प्रेशर। क्लियर है? तो ये होता है आपका सिस्टोलिक प्रेशर और ये होता है आपका डायस्टोलिक प्रेशर। दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे और इन दोनों के अंतर को ही हम क्या कहते हैं? नाड़ी दाब। क्लियर है? इन दोनों के डिफरेंस को ही क्या कहते हैं हम? नाड़ी दाब। इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है? नाड़ी दाब। ये कितना होता है आपका? 40 mm। तो ये है आपका नाड़ी दाब। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर की डिफरेंस को ही बोलते हैं हम नाड़ी दाब। तो इन दोनों को आप याद रखेंगे कि जो 120 mm होता है और 80 mm, ये दोनों क्या होते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो मनुष्य का रक्तचाप होता है उसमें 120 क्या होता है? तो वो होता है आपका सिस्टोलिक प्रेशर या
प्रंकुचन दाब और आंकुचन दाब होता है आपका 80 या डायस्टोलिक प्रेशर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, ये पर इनमें से बताना है आपको कि कौन सा होता है। तो दौड़ लगाता है जब कोई इंसान, तो उसका ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है। तो अगर सामान्य जीवन काल की बात करें तो पूरे जीवन में उसका दिल है कितने बार धड़कता है, ये बताना है आपको। तो ये आपका धड़कता है लगभग 2 अरब बार उसका दिल धड़कता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में हृदय का कार्य है। तो हृदय का कार्य मानव शरीर में क्या होता है, पंपिंग स्टेशन की तरह होता है, ये रक्त को पंप करता है पूरी बॉडी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर की विशालतम धमनी है, तो कौन सी धमनी ऐसी है जो शरीर की सबसे बड़ी होती है, तो ये कौन सी होती है, एरोटा। सबसे विशालतम धमनी है एरोटा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। तो रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है, शरीर के वजन का 7%। शरीर के वजन का कितना होता है, 7% मानव शरीर में ब्लड पाया जाता है या रक्त पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन होता है, मतलब एक व्यक्ति में लगभग कितने लीटर औसतन ब्लड पाया जाता है। तो ये आपका पाया जाता है 5 से 6 लीटर औसतन ब्लड मानव शरीर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो पीएच मान होता है आपका 7.4 और ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। इसको आप याद रखेंगे, कितना कैसा होता है, क्षारीय होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक या ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है। तो ब्लड बैंक का कार्य मानव शरीर में कौन करता है, तिल्ली। इनका काम है, ये क्या है, रुधिर बैंक का काम करती हैं आपकी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इनमें से रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। तो इनमें पाया जाता है आयरन, आपका लोहा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो रक्त कहाँ साफ होता है हमारा, ये आपका रक्त का जो शुद्धिकरण है वो कहाँ होता है, फेफड़ों में भी होता है, यकृत में भी होता है और किडनी में भी होता है। तो ये कहाँ होता है, इन सभी जगह रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो आंसर होगा इसका डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन है जो आपका सही होगा। पहला है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, ये भी गलत है। तीसरा है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, इस बात को हम सही मानेंगे क्योंकि ये किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। अगला है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है, ये बात भी गलत है। तो इसका आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जो मानव शरीर का खून शुद्ध करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डायलिसिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कर पूछा जाता है कि जो ब्लड होता है उसको प्यूरिफाई करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज होती है, आपकी डायलिसिस। अगला है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो ब्लड में ऐसी कौन सी चीज पाई जाती है जिससे उसका रंग लाल होता है। तो कौन सी चीज पाई जाती है, आपकी हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में होता है, तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो इसमें आयरन पाया जाता है, आपका लोहा। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है आपका ब्लड में, उसका काम क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका काम है, ऑक्सीजन का परिवहन, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये किस में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स में या आरबीसी में पाया जाता है आपका, लाल रक्त कणिकाओं में। तो ये आरबीसी का एक महत्वपूर्ण घटक है, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो याद रखना कहाँ से? फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। तो कौन सी ले जाती हैं? आपकी फुफ्फुस सिरा। ये क्या करती हैं? साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाने का काम करती हैं। अगला है, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। लोहित कोशिकाएं। लोहित कोशिकाओं का मतलब है, ये हीमोग्लोबिन की ही बात कर रहा है। लोहित कोशिकाएं जिनमें लोहा पाया जाता है या रक्त पाया जाता है, उनको लोहित कोशिकाएं भी बोलती हैं। तो ऐसा भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है या ऑप्शन मिल सकता है, तो आप परेशान ना हो, इसको याद रखेंगे। इनको हम लोहित कोशिकाएं भी बोलते हैं। अगला है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी चीज होती है शरीर में जिसके कारण ब्लड जमता नहीं है? हेपेरिन के कारण हमारे शरीर में रक्त नहीं जमता है। अगला है, मानव शरीर का रक्त बैंक या ब्लड बैंक किसको कहते हैं? तो मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है आपका प्लीहा को, और इसको क्या बोलते हैं? तिल्ली भी बोलते हैं। तो दोनों चीज़ें याद रखना, प्लीहा या तिल्ली। अगला है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो रुधिर में जो प्लाज्मा होता है, किसके द्वारा उसमें एंटीबॉडी निर्मित होती हैं आपकी? तो लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं। लिम्फोसाइट्स को क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं। तो इसको भी आप याद रखना। इनका काम क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं शरीर की, और जो रोगाणु होते हैं, हमारे जीवाणु होते हैं, उनसे लड़ने का काम होता है इनका। अगला है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहते हैं हम? इनको कहा जाता है इरिथ्रोसाइट्स। लाल रक्त कणिकाओं को कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं कहाँ होती हैं? आपकी अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इनमें से किसको कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान? प्लीहा को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो कितने दिन जीवन काल होता है लाल रक्त कणिकाओं का? ये होता है आपका 120 दिन। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ये कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, रेड ब्लड सेल्स का। अगला है, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी का आकार बढ़ेगा, आकार घटेगा, या उनकी संख्या बढ़ेगी या उनकी संख्या घटेगी? तो इनकी संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इसको आप याद रखें, क्या होती है? इनकी संख्या बढ़ जाती है। अगला है, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो ये इनका मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ये अनेक प्रकार के जीवाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। अगला है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी किस्म अधिक होती है श्वेत रक्त कणिकाओं की? ये होती है आपकी न्यूट्रोफिल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी सबसे ज़्यादा किस्म पाई जाती है? न्यूट्रोफिल्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो कोई बाहरी पदार्थ जब मानव शरीर में आता है तो वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है उससे लड़ना, या उस रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना किसका काम है? वाइट ब्लड सेल्स का। तो ये ही प्रतिक्रिया प्रारंभ करती हैं। अगला है, रक्त समूह की खोज करता है। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? इनकी खोज की थी लैंड स्टीनर ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं? तो इनमें से वो कौन सा रक्त वर्ग है जिनमें एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं?
तो रक्त जो ब्लड ग्रुप है आपका ए और बी, इन दोनों में क्या होता है, एंटीबॉडी आपके नहीं पाए जाते हैं। इनमें क्या पाया जाता है, एंटीजन। दोनों में एंटीजन पाया जाता है, एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। अगला है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? तो कौन सा रुधिर वर्ग होता है वो जिसमें दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? ब्लड ग्रुप ओ आपका ऐसा है जिसमें दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। अगला है, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? तो किस में नहीं पाया जाता आपका, ओ में। ब्लड ग्रुप ओ होता है जो हमारा, उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या काम करता है, इनमें से ये बताना आपको। तो एंटीजन का काम क्या होता है, प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देना। जो प्रतिरक्षा करता है हमारे शरीर में जो चीज़ें, उनको बढ़ावा देने का काम क्या करता है, एंटीजन करता है, उसको बढ़ाने का काम। अगला है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो एंटीबॉडी का जो मुख्य कार्य है वो किसके विरुद्ध होता है, संक्रमण के विरुद्ध। ये संक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं, एंटीबॉडी होती हैं, संक्रमण से लड़ने का काम करती हैं ये। अगला है, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है, एक रीसस बंदर था जिसमें इस फैक्टर की खोज की गई थी, तो एक बंदर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आरएच पॉजिटिव पुरुष और आरएच नेगेटिव महिला, ये जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसके कारण हैं कि अगर इनकी शादी होती है तो जब संतान पैदा होती है तो पहली संतान तो पैदा ये कर सकते हैं, लेकिन दूसरी संतान पैदा नहीं कर पाते। अगर या तो वो जन्म के पहले ख़त्म हो जाती है या जन्म लेते ही साथ, तो ये दिक्कत होती है आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव महिला की शादी में। अगला क्वेश्चन है, संतानों को भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मौत हो जाती है। इस रोग को इरीथ्रोम्ब्लास्टोसिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है, पिता आरएच पॉजिटिव हो और माता आरएच नेगेटिव, जो कि पिछला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये शादी के लिए उपयुक्त जोड़ा नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? तो इनमें से किस रक्त समूह के व्यक्ति से ये ले सकता है? तो केवल ब्लड ग्रुप ओ वाले से ही ये वो ले सकता है। और देने की बात करें तो ये सबको ब्लड दे सकता है। तो ब्लड ग्रुप ओ को क्या बोलते हैं, सर्वदाता। ये सर्वदाता कहलाता है ब्लड ग्रुप ओ। और ए भी होता है आपका सर्वग्राही, वो सभी से ब्लड को ले सकते हैं। अगला है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता ओ, तो उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो अगर पिता ए है माता ओ है, तो उनमें से उनकी संतान अगर होती है तो वो किस ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ओ। अगर माता का ब्लड ग्रुप ओ है और पिता का ए है, तो हमेशा संतान का ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ओ रहेगा आपका। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार से रक्त वाले आदमी को रक्तदान कर सकता है? तो किस प्रकार के रक्त वाले आदमी को रक्तदान कर सकता है? बी प्रकार के रक्त वाला आदमी। तो ये किस प्रकार के कर सकता है? या तो ए बी वाले को या फिर बी वाले को। ये ब्लड ग्रुप ए वाले को नहीं दे सकता, ब्लड ग्रुप ओ वाले को नहीं दे सकता। तो दोनों तीनों में ए है और ओ है, तो ये तीनों आंसर नहीं होंगे। आंसर क्या होगा, ए बी या बी। अगला क्वेश्चन है, दिमाग की किस भाग में भूख लगने व भोजन से द्रव्यता की अनुभूति कराने का केंद्र स्थित है? मतलब भूख लगती है या भोजन की इच्छा होती है, तो वो कौन सा भाग है जो उसका एहसास कराता है आपको? तो ये कहाँ पाया जाता है और कौन सा वो भाग है? इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, भूख का केंद्र भी बोला जाता है इसको, भूख लगने का केंद्र होता है ये। अगला है, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र
तो बुद्धि का केंद्र मानव दिमाग में कौन सा होता है? ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सा होता है आपका? सेरेब्रम। ये कहाँ पाया जाता है? आपके मस्तिष्क में पाया जाता है। तो इसको याद रखना, सेरेब्रम मानव शरीर में, दिमाग में बुद्धि का केंद्र होता है। अगला है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम किससे संबंधित होता है आपका? ये होता है दिमाग से। अगला है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग। तो सबसे बड़ा भाग इनमें से कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा, या मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं हम प्रमस्तिष्क। अगला है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो श्वसन की क्रिया है वो कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अगला है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो कौन सा हार्मोन होता है? ये होता है आपका इंसुलिन। 100 क्वेश्चन की बात थी, लेकिन 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं जो इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने 105 क्वेश्चन तक इसको बढ़ा दिया है। तो आप 2-4 क्वेश्चन और देख लें। आगे बढ़ते हैं। डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो किस बीमारी के लिए डॉट्स को लगाया जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो ये लगाया जाता है आपका क्षय रोग, या ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं इसको। क्षय रोग से बचाने के लिए हम डॉट्स नामक टीका लगाते हैं। अगला है, राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? जी.ई. पैडले, इन्होंने राइबोसोम की खोज की थी। अगला है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल था वो वॉटसन और क्रिक ने दिया था। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनको आप याद रखेंगे। अगला है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो इनमें से किसने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी? तो नाल तथा रस्का, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। तो ये थे आज के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट मानव शरीर पर आधारित क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट आपको वीडियो मिल सकें। और बहुत सारे साइंस के वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको, तो उनको देख लें, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से सर्च कर सकते हैं। साइंस वाले पोर्शन में सारे वीडियो डले हुए हैं, तो उनको आप ज़रूर देखें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।